हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमकेएफ में। साथियों, आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी के अंतर्गत सौर मंडल की चर्चा करेंगे और उसमें भी हम सन की चर्चा करेंगे और सूर्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, सभी की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है। साथियों, मेरा दावा है कि सूर्य से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे भी जाते हैं और मैं दावा करता हूँ कि बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने अब से पहले शायद नहीं सुने होंगे या फिर जिन पर ध्यान नहीं दिया होगा, और अक्सर जिन पर आप ध्यान नहीं देते वही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है सूर्य अपने अक्ष पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का मध्य भाग कुल कितने दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है? जो उसका सेंट्रल भाग है कुल कितने दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है? जैसे आपने सुना होगा पृथ्वी का सेंट्रल भाग और ध्रुवीय भाग, तो सेंट्रल भाग समय कुछ अलग लेता है और जो ध्रुवीय भाग होता है वो अलग लेता है। तो जो सूर्य का मध्य भाग है वो कितना लेगा? ऑप्शन नंबर सी लेगा 25 दिनों में उसका जो सेंट्रल भाग है वो अपना एक घूर्णन पूरा करता है। कितने में? 25 दिनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का जो ध्रुवीय भाग है, जो पोलर वाला पार्ट है, वो कितने दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है? तो वो करेगा ऑप्शन नंबर ए 35 दिनों में। बीच वाला करेगा 25 में और ध्रुवीय भाग करेगा 35 दिनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल के प्रधान ग्रह सूर्य में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन उपस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लगभग 71% होती है सौर मंडल के प्रधान ग्रह सूर्य में क्या? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में हीलियम की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है? हीलियम पूछा है आपसे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26.5%, अर्थात 26.5% हीलियम की मात्रा होती है सूर्य में। नेक्स्ट, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या कहलाता है सूर्य का? तो वह कहलाएगा भाई साहब क्रोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? जो दीप्तिमान सतह होती है सूर्य की उसे कहा जाता है भाई साहब प्रकाश मंडल, या फिर हम कह सकते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर या फिर प्रकाश मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो जो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग होता है उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए सूर्य किरीट। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों के एक अनुमान के अनुसार सूर्य की उम्र लगभग कितने वर्ष है? लगभग पूछिए आपसे, तो इसका राइट आंसर है 5 बिलियन वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी इसका राइट आंसर जानते होंगे। यदि नहीं जानते तो भाई साहब आपकी पढ़ाई पर धिक्कार है, आपको मालूम होना ही होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 8 मिनट 16.6 सेकंड सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग इतना समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? अब ये सौर ज्वाला क्या होती है भाई साहब किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी नहीं तो। बस याद रखिएगा, जो सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? ऑरोरा बोरियोलिस। क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियोलिस, याद रखिएगा। और जो सौर ज्वाला होती है उसको दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं? तो दक्षिणी ध्रुव पर कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। अभी आप याद रखिएगा, इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। देखिए ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? जब आप जो मैप है, जो ग्लोब है, उसको देखेंगे तो ये कहाँ पर मिलेगा? ये भूमध्य रेखा से नीचे, अर्थात मकर रेखा से नीचे की तरफ दिखाई देगा। ये दक्षिणी पार्ट में मिलेगा और दक्षिणी पार्ट में क्या मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए जो है सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। और जो उत्तरी ध्रुव पर कहते हैं इसको ऑरोरा बोरियोलिस। ये याद रखिएगा, आप भूलेंगे नहीं कभी भी। चलिए, सूर्य के धब्बों जिन्हें हम सौर कलंक कहते हैं उसका एक पूरा चक्र लगभग कितने वर्षों का होता है? अर्थात सौर कलंक का एक पूरा चक्र लगभग कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है लगभग 22 वर्ष, 22 वर्षों का। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपका भाई साहब सबसे अधिक इस वीडियो का धुआं प्रश्न है। तो देखिए उस पर फर्क क्या पड़ेगा? चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाएगी। नंबर 2, रेडियो टेलीविजन में गड़बड़ हो जाती है और बिजली चालित जितने भी यंत्र होते हैं, मशीनें होती हैं, उनमें भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए विकल्प आपका डी सही है। उपरोक्त सभी कथन ये सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का व्यास लगभग कितना है? सूर्य का जो व्यास है वो लगभग कितना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सी
इसका राइट आंसर सी है 13,92,000 किलोमीटर। लगभग कितना है? 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास। नेक्स्ट, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितने गुना है? अर्थात सूर्य का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास से कितने गुना बड़ा है, आपसे पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 110 गुना। देखिए भाई साहब, कितना बड़ा है सूर्य हमारे पृथ्वी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग कितना बड़ा है? तो कितना बड़ा हो जाएगा ये? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लगभग 13 लाख गुना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि का सूर्य निम्न में से किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य निम्न में से किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक में, प्रशांत महासागरीय में, या फिर उपरोक्त सभी जगह पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्कटिक क्षेत्र में। और ये मध्य रात्रि का सूर्य है क्या? इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ये मतलब है मध्य रात्रि के सूर्य का। और ये जो है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यम, जिसे हम प्लूटो भी कहते हैं, यम को ग्रहों की श्रेणी से निकालने के बाद कुल ग्रहों की संख्या कितनी रह गई है? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 रह गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले कितनी थी? पहले 9 थी। पार्थिव या आंतरिक ग्रह के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प का चयन करिए। ये क्वेश्चन भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार से और है बड़े सिंपल। लेकिन आपने यदि पढ़ा है, सौरमंडल को देखा है, पढ़ा है, तो तभी आप इसका राइट आंसर क्लिक कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो पार्थिव या आंतरिक ग्रह होते हैं तो वे कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कहने का मतलब जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये है एक आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट, और इधर आपके 4 ग्रह हैं, और इधर आपके 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये जो अंदरूनी ग्रह होते हैं, अर्थात एस्टेरॉयड बेल्ट के जो इधर होते हैं या सूर्य के नज़दीक होते हैं, यहाँ पर आपका सूर्य है, तो इनको कहते हैं हम आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह। तो ये होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित ग्रहों को क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया है कि जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है या फिर एस्टेरॉयड जो बेल्ट है और सूर्य है, उसके बीच वाले ग्रह को क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह कहते हैं, पार्थिव ग्रह, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोवियन या बाह्य ग्रहों की श्रेणी में निम्न में से कौन से ग्रह आते हैं? अर्थात जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो वे आपके कहलाते हैं जोवियन ग्रह या फिर बाह्य ग्रह। और जोवियन बृहस्पति के कारण कहलाते हैं, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है जोवियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये चारों क्या कहलाते हैं? जोवियन ग्रह या फिर इन्हें बाह्य ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्थिव ग्रह बने हैं किससे बने हैं? जबरदस्त धुआं प्रश्न है भाई साहब। पार्थिव ग्रह जो एस्टेरॉयड बेल्ट और सूर्य के बीच के 4 ग्रह हैं, तो वे किससे बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चट्टानों से बने हैं, याद रखिएगा, चट्टानों से। और जो बाह्य ग्रह हैं अर्थात तो जो जोवियन ग्रह है वो किसके द्वारा बने हैं? तो भाई साहब वो बने हैं आपके गैस एवं तरल पदार्थों से, याद रखिएगा। जो आंतरिक ग्रह हैं या फिर जो पार्थिव ग्रह हैं कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल। ये चारों ग्रह बने हैं चट्टानों से, जबकि आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये चारों ग्रह बने आपके गैस एवं तरल पदार्थों से, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 ग्रह ऐसे हैं जिनको आप नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी है आपका, आप देख सकते हैं मंगल को देख सकते हैं, बुध को, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इन 5 ग्रहों को आप नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपको? क्वेश्चन कितने मोस्ट इंपोर्टेंट लगे आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। और यदि वीडियो आपको यूजेबल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।